नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्राणी विज्ञान का। चलिए शुरू करते हैं। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है संघ प्रोटोजोआ। प्रमुख लक्षण, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदाभों, पक्षमों या कशाभों द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं यानी भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। संघ पोरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण, ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र यानी ऑस्टिया पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि इसके उदाहरण हैं। संघ सीलेंट्रेटा। प्रमुख लक्षण, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। इसके उदाहरण हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा आदि। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्रमुख लक्षण है 3 स्तरीय शरीर, परंतु देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी जंतु हैं। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, फीताकृमि आदि। संघ एस के हेल्मिन्थेस। प्रमुख लक्षण, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल स्पष्ट होती है। मुख तथा गुदा दोनों होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन इनका प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं। गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया इसके द्वारा फिलेरिया होता है, वुचरेरिया के द्वारा। एंट्रोबियस यानी कि पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ भी होती हैं और कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। संघ एनीलिडा। प्रमुख लक्षण, शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। अभी तक खंडों में नहीं बटा हुआ था, अब खंडों में बटा हुआ है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है। तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के इसमें जीव होते हैं। उदाहरण केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते और इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। अच्छा, झींगा मछली का ध्यान रखिएगा। झींगा मछली कई बार लोग मछली वाली श्रेणी में ले आते हैं, लेकिन वो संघ आर्थ्रोपोडा में आती है। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक, टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है जो निवह यानी कि कॉलोनी में रहती है। संघ इकाइनोडर्मेटा। प्रमुख लक्षण, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। इसके उदाहरण हैं जेलीफिश, शेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश,
कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार आदि। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। संघ मोलस्का। मुख्य लक्षण, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद यानी कि पैर। इनमें श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं घोंगा, सीपी आदि। मोलस्का और इनके प्रचलित नाम, सिप्रिया को बोलते हैं हम, कौड़ी जो बोलते हैं ना, ये कौड़ी मिलती हैं समुद्र के आसपास, उसे वो सिप्रिया होता है। डोरिस समुद्री नींबू। ऑक्टोपस श्रृंगमीन यानी कि डेविल फिश, इसके 8 उरल आम होते हैं। एप्लीसिया समुद्री खरगोश। कुंडलिनी उद्यान घोंगा। सीपिया कटल फिश। संकॉर्डेटा। प्रमुख लक्षण, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संकॉर्डेटा के प्रमुख वर्ग, पहला आता है मत्स्य वर्ग पाइसिस। प्रमुख लक्षण, ये सभी असमतापी जंतु हैं। अच्छा, असमतापी जंतु हम किन्हें कहते हैं? वो जीव जिनका शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, इन्हें शीत रक्त या कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। तो इनका होगा क्या, जब शरीर बाहर का तापमान बढ़ेगा तो इनका शरीर भी गर्म हो जाएगा, और जब तापमान घटेगा तो इनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, यानी उनमें हड्डियां नहीं होती, जैसे शार्क, स्कोलियोडॉन। रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा इसके उदाहरण हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। उदाहरण है मेढक। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सरीसृप वर्ग, रेप्टिलिया। प्रमुख लक्षण है, वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये असमतापी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद यानी कि पैर होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण है छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। मीजोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज यानी कि किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश यानी उनके जैसी होती है। पक्षीवर एवीस। प्रमुख लक्षण, इसका अगला पाद यानी कि पैर उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। मूत्राशय इसमें अनुपस्थित रहता है। शब्दिनी यानी कि सिरिंक्स पक्षी में वाक यंत्र है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी अवाबिल है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। स्तनी वर्ग मैमेलिया। प्रमुख लक्षण, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहा जाता है। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़ के। वायकर्ण पिन्ना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है।
प्रोटोथीरिया जो कि अंडे देते हैं, उदाहरण हो गया एकिडना और प्लेटिपस। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, उदाहरण हो गया कंगारू। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे कि मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। समुद्री वेल में लिम्स फ्लीपर्स में परिष्कृत हो जाते हैं। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव से पता चल रहा है जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु प्रोण संयोजी ऊतक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। पेशी ऊतक मसल टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। अरेखित यानी कि अनस्ट्रिप्ड। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयमेव गति करते हैं। ठीक है, अनैच्छिक यानी कि आपकी इच्छा से जो गति नहीं करेगा। आपने खाना खाया तो वो आहार नाल में जाके पचेगा ही। रेखित स्ट्रिप्ड। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करते हैं। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदयक पेशी कार्डियक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस की यानी कि कूल्हे की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और दूसरा है न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। रुधिराणु। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्तकण RBC, श्वेत रक्तकण WBC और रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्तकण RBCs रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी से कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं।
इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक यानी कि डाई होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। श्वेत रक्तकण, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा यानी कि स्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना, रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनाने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निम्न हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू फिब्रिन। फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु इज इक्वल टू रक्त का थक्का। ठीक है, तो पहले ये तीनों बनेंगे तो इससे थ्रोम्बिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन जुड़ेगा तो फिब्रिन बनेगा, फिर फिब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पसल्स जब जुड़ेंगी तो आपका रक्त का थक्का बनता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन K की सहायता से होता है। विटामिन K रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A एवं एंटीजन B। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। जिसमें एंटीजन A होता है वो हो गया रुधिर वर्ग A, जिसमें एंटीजन B होता है वो हो गया B, जिसमें एंटीजन A और B दोनों हो गए वो हो गया ब्लड ग्रुप AB, और जिसमें दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता वो हो गया रुधिर वर्ग O। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर एंटीजन हो गए लाल रुधिर कणिकाओं में, एंटीबॉडी हो गए प्लाज्मा में। ठीक है, तो रुधिर वर्ग A के लिए एंटीजन केवल A होता है और एंटीबॉडी केवल B होता है। ठीक है, जैसे देखिए एंटीजन को हम कैपिटल AB से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल ab से डिनोट करते हैं। अब जहाँ पर आपका एंटीजन A है वहाँ पर आपका एंटीबॉडी जो होगा वो B होगा, स्मॉल b। उसके बाद रुधिर वर्ग जो B है उसके पास एंटीजन B है
तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा इसके पास, स्मॉल a यानी कि A। अब जहाँ पर एंटीजन A और B दोनों हैं वहाँ पर ये A और B एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। O जो रुधिर वर्ग है वहाँ पर एंटीजन हमारे पास नहीं है, इसलिए A और B दोनों एंटीबॉडीज़ होते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, जो कि हमने अभी देखा था। रक्त का आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी यानी कि एंटीबॉडी स्मॉल बी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं और इससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन ना हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्रहता यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, यानी ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। RH फैक्टर। सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित यानी कि RH पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH रहित यानी कि RH नेगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरी बार इस तरीके का रक्ताधान किया गया तो अभिश्लेषण यानी कि एग्लूटिनेशन के कारण RH माइनस या RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता और पिता का रक्त समूह यहाँ पर है, बच्चों में संभावित क्या होगा और बच्चों में असंभावित क्या होगा, यानी कि जो हो ही नहीं सकता। तो अगर माता और पिता O के हैं, यानी माता का भी O ब्लड ग्रुप है और पिता का भी O है, तो बच्चों में क्या होगा, O ही ब्लड ग्रुप होगा, ना A होगा, ना B होगा, ना AB होगा। अगर O और A हैं तो बच्चों में O और A ही होगा, B और AB नहीं होगा। O और B हैं तो बच्चों में OB होगा, A और AB नहीं होगा। O और AB होने पर बच्चों में जो संभावित होगा वो A और B होगा, O नहीं हो सकता और AB नहीं हो सकता। A और A होने पर A होगा और O होगा, B और AB नहीं होगा। A और B होने पर चारों हो सकते हैं, O, A, B और AB। ठीक है, असंभावित इसमें कुछ भी नहीं है। A और AB होने पर A होगा, B होगा और AB होगा, O नहीं होगा। B होने पर B और O होगा, AB नहीं होगा और A नहीं होगा। B और AB होने पर A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। दोनों का ब्लड ग्रुप AB होने पर A होगा, B होगा, AB होगा, O नहीं होगा। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेचिस या अमीबोइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमैनिया। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए।
मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लेक्टेला। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है यूप्लेक्टेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्टिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र अस्कुलम। सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सीलेंट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटिकल्स। प्रवाल यानी कि कोरल्स एक समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मेट्रीडियम। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया। अमरत्व यानी कि इममॉर्टेलिटी का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे कृमियों यानी कि फ्लैट वर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फीता कृमि टैपवर्म किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? सुअर। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? निमेटीहेल्मिन्थीज। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरियासिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है वुचेरिया वैनक्राफ्टी द्वारा। एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केंचुए का। केंचुए में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? होती ही नहीं है। केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 3। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? स्तनधारी। लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रवण से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टैपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने का मच्छर है सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफ्लीज। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। ऑक्टोपस है एक मृदुक कवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाएं होती हैं 8। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोप्लिना। तारा मछली यानी कि स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटन एरिस्टोटल लैंटर्न समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। स्टारफिश के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है गिल्स। मछलियों के हृदय की विशेषता इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा जीव वास्तव में मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य। कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते हैं। मेढक का लार्वा कहलाता है टैडपोल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेढक, छिपकली सारे। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी को कहते हैं हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी। कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसका कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है।
लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त। बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। दांत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं डेंटाइन के। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामल। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर से। रीसेस बंदर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।